नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रबोध कुमार गोविल की लिखी हुई कहानी अधूरी रात। प्रबोध जी ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व प्रोफेसर और निर्देशक रहे हैं। इस समय वो स्वतंत्र लेखन करते हैं। अब तक 11 उपन्यासों सहित लगभग 40 किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज वो कुछ अलग सा दिख रहा था। वो लंबा है, ये तो दिखता ही है, मगर उसके बाजू मछलियों से चिकने और गदराए हुए होंगे ये कभी ध्यान नहीं गया। जाता भी कैसे? रोज़ तो वो फॉर्मल शर्ट पहने हुए होता है। डार्क कलर टी शर्ट में उसे आज पहली बार ही देखा है ऑफिस में। आज वीकेंड का बिंदास आलम उसके बदन पर तारी है, आंखों में हल्का सा सुरूर भी। ये तो होता ही है इस उम्र में। कहीं छोटा तो नहीं है? सचमुच आज 19 बरस के कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिख रहा है। जीन्स भी हल्की नीली, टाइट, बिल्कुल शोधों जैसी, रुई से सफ़ेद हैवी लेस के जूते। रोली मैम का दिल धक धक करने लगा। सच में आज पहली बार उन्होंने ध्यान दिया, चेहरे से भी बच्चा सा लग रहा है। क्या रोली मैम को एक बार फिर सोचना चाहिए? अरे नहीं, ऑफिस में काम कर रहा है, कम से कम 22-23 साल का होगा। 21 से कम तो लेते भी नहीं है जॉब में। चेहरा किसी किसी का इनोसेंट होता है, फेस क्यूट है, इसीलिए छितराए बाल कुछ ज़्यादा सिल्की से लग रहे हैं। फिर इतना डर कर ज़िंदगी जी नहीं जा सकती। शरीर का सुख जोखिमों से ही हासिल होता है। रोली एक 35-40 वर्षीय स्मार्ट महिला थी, ऑफिस के सेकंड मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव। नाभिदर्शना, चुस्त साड़ी में लिपटी ऐसी सुंदर महिला जिसके साथ परित्यक्ता शब्द बिल्कुल नहीं जमता भी कैसे? रोली जैसी औरत को छोड़ने का साहस कोई पति भला कैसे कर सकता है? वो जरा सा लिहाज कर गई, वरना रोली खुद छोड़ती उस अमानुष को। रोली अब तक अपनी बेटी दशा का ख्याल करके जब्त कर गई। यही सोचती रही कि इस फूल सी बच्ची के पिता को अपनी दुनिया से निकाल कर धुंध के काले जंगल में कैसे भेज दे। इसलिए उसकी अफलातूनी सहती थी, वरना ऐसे निकम्मे नाकारा आदमी को कब का घर से निकाल कर बाहर करती। 3 साल पहले वो खुद ही रोली को छोड़कर चला गया। कहता था रोली का चाल चलन ठीक नहीं है। 12 साल की बिटिया बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी, उसका भी ख्याल नहीं किया। अब बिटिया की माँ भी रोली थी और पिता भी। रोली की अभी उम्र ही क्या थी, 40 साल होने में अभी देर थी। रोली खुद अब तक जीन्स, स्कर्ट और तमाम आधुनिक ड्रेसेस पहनती रही थी। बिटिया को ये परिधान पसंद नहीं आते थे, इसलिए पति के जाने के बाद अब बुझे मन से साड़ी लपेटती थी। आज भी उसे देखने वाले 30 से ज़्यादा की कहाँ मानते थे। 4 व्हीलर साड़ी में भी चला लो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर स्कूटी से निकलते समय रोली आज भी अपने वही पसंदीदा परिधान पहनती। बेटी की भी कहाँ तक माने, बेटी को भी आखिर आज की दुनिया के काबिल बनाना था। रोली कहती, ढक छिपा के निकलो तो सब छातियाँ देखते हैं, अंदाज़ लगाते हैं कि क्या साइज़ होगा, घूरते रहते हैं। खुद साइज़ दिखा दो तो नीची गर्दन किए निकल जाते हैं। रोली का ये फ़लसफ़ा शायद रोली के पति और नन्ही दशा के बाप को यह हौसला दे गया कि वो निकम्मा जाते जाते रोली पर चाल चलन की तोहमत बढ़ गया। फ्रेंड्स के लाख समझाने पर भी रोली फिर से शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी, मगर वो ज़माने की चाल से पीछे भी नहीं थी। मजाक में कहती, हम मर्दों से कम है क्या? जब वो बड़ा अफसर बनकर अपनी सेक्रेटरी और टाइपिस्टों के सहारे उम्र काट सकते हैं तो क्या हम नहीं काट सकते? आखिर हम भी अफसर ही संभाल रहे हैं। इसी बिंदास सोच की बिजली गिरी थी ऑफिस में नए नए आए इस लड़के आर्यन पर। रोली मैम ने 2-1 बार जब भांप लिया कि लड़का केबिन में साइन कराते आते वक्त रोली मैम की उंगलियों के बीच से वो अपनी हथेली हटाकर खींचता नहीं है। मौका बेमौका उससे बात करते समय रोली मैम उसके घर परिवार की बातें करते करते कुछ निजी बातें भी कर बैठती। किसी खूबसूरत मॉडल सा आर्यन उनकी बातों पर ऐसा लजाता कि रोली मैम आने वाले वीकेंड पर कुछ बड़ा कर गुजरने के मंसूबे बांधने लगती। 2-4 ऐसी मुलाकातों ने रोली मैम को यकीन दिला दिया कि लड़का आज्ञाकारी है और महत्वाकांक्षी भी। रोली मैम ने आर्यन को एक रात उनके साथ बिताने का न्योता दे डाला। फ्लैट लेकर अपने दोस्तों के साथ शहर में रहते आर्यन को इसमें कोई अड़चन नहीं दिखाई दी। तय हुआ कि शुक्र की शाम को रोली मैम के साथ उनके घर चलेगा, वहीं रुक भी जाएगा। आज शुक्रवार
आते ही दिन भर उस कमसिन लड़के का जलवा देखकर रोली मैम लम्हा लम्हा शाम का इंतज़ार करती रहीं। वो आज कार भी लेकर आई थीं और शहर के सबसे दूर के मल्टीप्लेक्स के आखिरी शो के टिकट लेकर भी। रात को 12:15 बजे मॉल से खाना खाकर लौटते समय गाड़ी भी आर्यन ने ही चलाई। रोली मैम बगल में बैठी कनखियों से उसे गियर बदलते हुए देखती रहीं और एक्सीलेटर दबाते भी। उन्हें अजीब सी गुदगुदी होती रही। क्या ये ऑफिस में उनका मातहत वही आर्यन है जो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़ा रहता है? वो ऑफिस के अनुशासन से दूर शहर की चहल पहल में बेहद प्यारा सा लग रहा था। अब रोली मैम को कौन समझाए कि पानी का ये लरजता झरना उनकी प्यासी अंजलि को लक्ष्य करके ही उनके साथ चला आ रहा है, एक पूरी लंबी सांवली रात के लिए। घर पहुंचते ही रोली मैम को लगा जैसे उनके पैरों में छोटे छोटे पहिए लग गए हैं, हाथों की डालियों में हर श्रृंगार के फूल खिल गए हैं और पीठ पर सुनहरे पंख उग गए हैं। ये रोज़ाना के ऑफिस से लौटने जैसा नहीं था। पूरा घर जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति खो बैठा हो, जैसे फर्श की एक टाइल से दूसरी टाइल तक पानी पर तैरता कोई बजरा खिसकता चला जा रहा हो, इधर से उधर। रोली मैम ने एक भरपूर नज़र आर्यन को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो डिज़ाइनर शर्ट्स निकालकर आर्यन को थमाया, जिसे वो कभी बिटिया दशा के लिए खरीद कर लाई थी और बिटिया ने उसे बड़ा बताकर पहना नहीं था। उसने ये भी कहा था, मॉम ये तो जेंट्स है, किसी लड़के पर अच्छा लगेगा। आर्यन जरा सा झिझका, धीमी आवाज़ में बोला, मैं जीन्स में ही सो जाऊँगा मैम। रोली मैम ने अनसुना करके मानो ऑफिस की तरह यहाँ भी आदेश सुना दिया, बी कंफर्टेबल। आर्यन चुपचाप उसे हाथ में लेकर ड्राइंग रूम के अंधेरे में चला गया। लेकिन जब आर्यन शर्ट पहनकर कमरे में वापस आया तब तक रोली मैम शायद चेंज के लिए वॉशरूम में जा चुकी थी। वो 2 पल खड़ा रहा, फिर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसे अपनी अफसर के घर पर इन कपड़ों में रात को अकेले पहली बार बैठने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शॉर्ट्स दशा के लिए लाए गए थे, काफ़ी ब्राइट कलर्स के थे और बेहद नर्म और मुलायम। खुद आर्यन को ये वस्त्र अपनी जांघों पर से किसी रेशमी रुमाल की तरह फिसलता नजर आ रहा था। इसका मुलायम नाड़ा तो मानो था ही नहीं। इसे टटोलने के लिए आर्यन का हाथ बार बार वहाँ जाता और कुछ खोजता। थोड़ी देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से मादक परफ्यूम का एक झोंका निकलकर कमरे में फैल गया। सुगंध के सैलाब के पीछे जब किसी शीशे की मीनार की तरह रोली मैम आई तो आर्यन से एक टक उधर देखा न गया। एकदम पारदर्शी जीना गुलाबी गाउन क्या था, मानो बदन पर पैबंद की तरह चंद शोक फूल ही चिपके हुए हों। आर्यन को सपने में भी ये गुमान न था कि किसी राय बहादुर के हैट की तरह छितराए इस जूड़े के आगोश में घुटनों के नीचे तक लटके हुए लंबे बाल हैं। एक बड़े से तकिए को सिरहाने रखकर रोली मैम ने आर्यन को बेडरूम में आराम से बैठ जाने को कहा और किचन में चली गईं। कुछ देर बाद जब एक ट्रे में कांच के एक बड़े से ग्लास में गर्म दूध लेकर रोली मैम आईं तो आर्यन कान से मोबाइल चिपकाए बेड के पास टहल रहा था। रोली मैम के गिलास आगे बढ़ाते उसने कुछ रुकने का इशारा किया और ड्राइंग रूम का पर्दा हटाकर उसमें दाखिल हो गया। उसने एक उंगली के इशारे से रोली मैम से फ़ोन सुन लेने की अनुमति मांगी और फ़ोन पर बात करता हुआ दूसरे कमरे में टहलने लगा। रोली मैम ने ट्रे एक स्टूल पर रखी और बेचैन सी बैठ गई। उनकी अकुलाहट पल पल बढ़ रही थी, जैसे उन्हें सुनहरी रात की माला से 2-4 मोती मन के व्यर्थ जाया होने की कोफ सालने लगी हो। वो आता क्यों नहीं? रात कोई कयामत सी लंबी तो नहीं होती। ऑफिस होता तो उनके बुलाने पर आर्यन फ़ोन को अधूरी बात के बीच पटक कर कांपता भागता चला आता, पर यह रोली मैम का घर था। इस नशीली रात के रुपहले साए में आर्यन उनका अधीनस्थ मातहत नहीं, बल्कि उनकी रात को गुलजार कर देने आया राजकुमार था। वे सब्र से बैठी रहीं। आर्यन के फ़ोन पर बात चल रही थी, जिसकी फुसफुसाहट यहाँ सुनाई दे रही थी। वो पर्दे के पीछे ड्राइंग रूम में टहलकर बातें कर रहा था। दूध ठंडा हो रहा था। रोली मैम ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और उड़ती निगाह से दूध के गिलास को देखा। उन्होंने दूध के गिलास की आड़ में अपनी अकुलाहट आर्यन तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ जोर देकर बोली, दूध ठंडा हो रहा है आर्यन, अब क्या मुझे फिर से किचन में जाना होगा इसे गर्म करने के लिए? आर्यन ने एक हाथ से मोबाइल थामे दूसरे हाथ से ड्राइंग रूम का पर्दा हटाया और भीतर आकर गिलास उठा ले गया। वो वापस लौट गया। ड्राइंग रूम का हिलता पर्दा मानो रोली मैम को मुंह चढ़ाता रहा। रोली मैम माथे पर हाथ रखकर तकिए पर अधलेटी हो गई।
आर्यन की आवाज़ वैसे ही बदस्तूर आती रही। बीच बीच में वो गिलास उठाकर दूध का घूंट सिप कर लेता और फिर बातों में मशगूल हो जाता। रात का 1:30 बज रहा था। रोली मैम के घर को इतनी रात गए तक बत्तियां जली देखने की आदत कहाँ रह गई थी। कभी कभी जब बिटिया दशा आती तब जरूर देर रात तक बातों के साथ जागरण होता। रोली मैम ने बेडरूम की तेज़ लाइट बुझाकर हल्का सा नाइट लैंप ऑन कर दिया। इस नीली रुपहली रोशनी में ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे टहलता आर्यन जब पर्दे के गैप के बीच से गुजरता तो रोली मैम को लगता मानो साक्षात कामदेव उनके शयन कक्ष में दाखिल होने से पहले कायनात का जायज़ा ले रहा हो। और हल्की सी झपकी के खुमार से छिटक कर रोली मैम की उनींदी आंखों ने दीवार पर टंगी घड़ी पर निगाह डाली तो 2:15 बजने का संकेत दे रही थी। आर्यन की फुसफुसाहट जारी थी। रोली मैम एक बार उठकर फिर से वॉशरूम में गईं और जब लौटी तो उनकी आंखों की चमक का रंग जरा सा बदला हुआ था, मानो इंद्रधनुष की दुनिया में झूलती आंखों ने वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन रंग पार कर लिए हों और अब पीलेपन की ओर बढ़ रही हों। वे पर्दा हटाकर ड्राइंग रूम में आईं और झल्लाहट भरे स्वर में बोली, टू whom आर यू टॉकिंग मैन? इज शी योर अ नाइट शिफ्ट वर्कर? वॉट हैपेंड? इट्स 3 o'clock। आर्यन उनके इस तेवर से सकपका गया। जल्दी से फ़ोन को होल्ड पर लेकर उस पर हाथ रखकर बोला, आप सो जाइए मैम, मैं यहाँ ड्राइंग रूम में सो जाऊँगा। रोली मैम हतप्रभ रह गईं। फिर एकाएक संभल कर बोली, यहाँ कैसे सोओगे सोफे पर? वहाँ बेड है ना खाली? कम, आप सो जाइए, मुझे एक पिलो दे दीजिए, यहीं मैं सो जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं नहीं, यहाँ कैसे सो पाओगे? तो मैं आ जाऊँगा भीतर, आप सो जाइए, आर्यन ने मानो अनुनय सा करते हुए कहा। बट ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं चला जाता हूँ, आर्यन ने कुछ हैरानी से कहा। अब रोली मैम हत्थे से ही उखड़ गईं। बोली, एज यू विश, इतनी रात में तुम्हें कोई व्हीकल मिलेगा? आर्यन को सकपकाया, फिर मायूस होकर बोला, पैदल चला जाऊँगा। रोली मैम उसी तलखी से बोली, ओके, स्कूटी ले जाओ, परसों ले आना ऑफिस में। वे किसी शेरनी की भांति पलटकर भीतर स्कूटी की चाबी लेने गईं और आर्यन झटपट शॉर्ट्स उतारकर जीन्स पहनने लगा। उसने अपने शूज़ पाँवों में ऐसे ही बिना लेस बांधे डाल लिए और रोली मैम के हाथ से चाबी लेकर बाहर निकल गया। उसने स्कूटी को इतनी तेज़ से भगाया मानो किसी भारी बाइक पर सवार हो। रोली मैम काँप कर रह गईं। उन्होंने धड़ाक से दरवाज़ा बंद किया और बत्ती गुल करके किसी कटे पेड़ के मानिंद ढहकर अपने बिस्तर पर आ गईं। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो घंटे भर तक ऐसी ही बदहवासी की हालत में रोती रहीं और अपने परिवार और बीते दिनों को याद करती रहीं। उन्हें दशा की याद भी बेसाख्ता आ रही थी और दशा के पापा की भी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आर्यन पर गुस्सा आ रहा था और हैरत भी थी। वो आया क्यों था? क्या सचमुच वो बच्चा ही है? क्या अपने अफसर की आज्ञा मानकर डर से चला आया? क्या उनके अकेलेपन को बांटने की मासूम चाह लेकर ही आ गया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि दशा को याद करके भविष्य में उससे मिल पाने का सपना देखता उनसे अपनापन बढ़ाने के लिए चला आया हो? दशा भी तो 15 पार कर रही थी। ये सब सोचते सोचते भोर के ना जाने कौन से पहर में रोली मैम को नींद आ गई। आर्यन ने रात वापस लौटकर दोस्तों से कुछ नहीं बताया, मगर भीतर से वह अपने को अपमानित महसूस कर रहा था। अगले दिन उसका मन किसी बात में नहीं लगा। उसे पूरी आशंका थी कि अब उसकी नौकरी नहीं रहने वाली है। घर पर माँ को क्या जवाब देगा? सोमवार को उसका मन ऑफिस जाने को नहीं था। उसने नौकरी से निकाले जाने से पहले ही खुद त्यागपत्र दे देने का मन बना लिया। कैरियर के शुरू में इस तरह किसी ऑफिस से निकाले जाने का दाग वो नहीं लेना चाहता था, मगर रोली मैम की स्कूटी लौटाने के लिए जाना जरूरी था। सोमवार की सुबह भारी मन से वो तैयार हुआ। उसने अपना त्यागपत्र जेब में रख लिया। सुबह नाश्ता भी नहीं किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में सब यथावत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होना भी क्या था? झंझावात तो आर्यन की ज़िंदगी में आया था, किसी का उससे क्या लेना देना। रोली मैम अपने केबिन में थी। थोड़ी देर बाद आर्यन के लिए उनका बुलावा आया तो वो भारी कदमों से केबिन की ओर चल पड़ा। भीतर पहुंचकर उसने रोली मैम को नमस्कार किया। ना वो उनकी ओर देख रहा था और ना मैम ही उसकी ओर देख रही थी, जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। रोली मैम ने आर्यन से कहा, ये फाइल तुमने भेजी थी ना, एक बार 9 नंबर वाला एस्टीमेट फिर से चेक करो बेटा। कहकर रोली मैम ने फाइल उसकी तरफ खिसका दी। आर्यन चौंक पड़ा। इसलिए नहीं कि आज पहली बार उसके बनाए एस्टीमेट में गलती निकली हो, बल्कि इसलिए कि आज पहली बार रोली मैम ने उसे बेटा कहा। उसके भीतर कहीं दर्जनों बत्तियां जल गईं।
उसने जेब से निकालकर स्कूटी की चाबी रोली मैम को दी। रोली मैम की उंगलियों ने आर्यन से चाबी लेते हुए जब उसकी हथेली को छुआ तो आर्यन ने हथेली को हटाया नहीं, बल्कि मेज की दूसरी ओर जाकर धीरे से झुककर मैम के पांव छू लिए। रोली मैम हतप्रभ रह गईं। कुछ रुक कर वे धीरे से बोली, बेटा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? आर्यन शर्मा कर बोला, जी नहीं मैम, मैं रात को गांव में फ़ोन पर ही अपनी छोटी बहन को मैथ्स पढ़ाता हूँ। पापा तो है नहीं और मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। रोली मैम ने तेज़ी से अपनी रिवॉल्विंग चेयर पीछे घुमा ली ताकि केबिन से जाता हुआ आर्यन कहीं उन्हें रोते हुए न देख ले। उनकी आंखों की हताशा के पीले रंग ने क्रोध के नारंगी रंग को पार कर पश्चाताप के लाल डोरे अब आंसुओं में डुबो दिए थे। अभी आप सुन रहे थे प्रबोध कुमार गोविल जी की लिखी हुई कहानी अधूरी रात। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।